एक और बता दूं कि जब आप यात्रा करें तो आपके पास कुछ मत रखो दोस्तों। लोग बात कहते हैं कपूर सूंघते हुए जाओ, ये करते हुए जाओ, कुछ मत रखो, कुछ मत रखो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ चूसने वाली टॉफियां होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। नया शूज पहन के कभी भी मत जाना, चाहे आपके पास स्लीपर हो या कुछ भी हो। नई आइटम कोई भी नहीं होना चाहिए। फिर अगर एक बार आपकी परेशानी आ गई तो भाई साहब वो परेशानी बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होती वहां पर। जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब अब हर हर महादेव ही चलेगी, जय श्री केदार ही चलेगी, हर हर महादेव ही चलेगी, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही। तो दोस्तों चार धाम यात्रा शुरू हो रही है आपका 19 तारीख से ही। सबसे पहले 19 तारीख में ही आपका यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल जाएंगे। 22 तारीख में बाबा केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे और 30 अप्रैल में बद्री विशाल जी के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद एक डेट आएगी हेमकुंड साहिब की, वो मई में आएगी। क्या डेट आएगी वो जब आएगी तब हम आप लोगों को बता देंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो चार धाम यात्रा स्टार्ट होने वाली है आज होती है 14 अप्रैल। और भाई साहब आप लोगों को पता है कि आपका भाई डोली के साथ जाता है। 4-5 दिन की पैदल यात्रा हमारी रहती है। तो उसके लिए पहले से पहले जाना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि 22 तारीख को कपाट खुल रहे तो हम 21 तारीख को चले जाए। नहीं भाई साहब, हमें बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं डोली के साथ चलता हूं और पैदल पैदल मेरी यात्रा रहती है बाबा के साथ। बाबा केदारनाथ की जो विग्रह रूप होता उनके साथ साथ हम लोग चल के ऊखी मठ से चल करके धाम पे पहुंचते हैं। तो वो सफर आपको पता है, 1 मिनट में खत्म कर देता हूं कि भाई साहब अगर ऊखीमठ से जब चलती है तो पहले दिन ऊखीमठ से चलने के बाद यात्रा जो होती है वो पहुंचती है गुप्त काशी, और वो चलेगी 18 तारीख को। तो 18 की शाम को ऊखीमठ जो ओमकारेश्वर नाथ महादेव मंदिर है वहां से बाबा की पालकी विग्रह रूप चलेंगे और वो पहले दिन पहुंचेंगे। विश्वनाथ मंदिर है वहां पर एक, तो वहां पर विश्राम करेगी 18 की रात्रि को। 19 की सुबह फिर वहां से चल के पहुंचेगी जो विग्रह रूप की डोली होती है वो पहुंचेगी फाटा। तो वो आपकी फाटा में, और उससे पहले 17 की रात हो जाएगी आपकी ओमकारेश्वर नाथ मंदिर ऊखी मठ में। तो 17 की रात हो गई, 18 की रात हो गई, 19 की रात हो गई आपकी फाटा में। फिर 19 की रात को फाटा में विश्राम करने के बाद 20 की सुबह फिर फाटा से चलेंगे तो 20 की शाम यानी कि रात को पहुंचेंगे हम कहां? गौरीकुंड। तो 20 की रात हो जाएगी गौरीकुंड में, और 21 की सुबह फिर वहां से जब चलेंगे तो 21 की रात को पहुंचेंगे बाबा के धाम केदारनाथ धाम पे। तो 21 की रात को वहां पहुंच जाएंगे, तभी 22 की सुबह 7:30-8 बजे बाबा के कपाट सब आम भक्त के लिए खोल दिए जाएंगे। तो ये शेड्यूल मैंने बताया था ना, 1 मिनट में बता दूंगा, ये शेड्यूल बाबा की डोली का रहने वाला। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग जा रहा है। क्या आप जा रहे हैं? भाई साहब देखो मैंने बता चुका हूं, बाबा का अगर बुलावा हुआ, बाकी आप लोगों का सबका साथ और आशीर्वाद रहा तो हम लोग पहुंचेंगे। बस आप लोग प्रे करें कि मेरी मिसेज की तबीयत ठीक रहे और मुझे जाने की परमिशन मिल जाए कि आप लोग चले जाओ, ठीक है। और इस बार अपना टूर मैं बता दूं, इस बार अपना टूर शायद अपने हाथी के साथ नहीं लगेगा। ये भी मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूं कि शायद पहली बार ऐसा है कि मैं 2 व्हीलर से ना जाकर के, यानी अपने व्हीकल से ना जाकर, यानी अपने हाथी से ना जाकर के 4 व्हीलर से जाने का मेरा शायद प्रोग्राम है इस बार। और बाकी रूट में बता ही चुका हूं कैसे कैसे होने वाला। अब आ जाते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं, आप लोग जाएं। बहुत से ऐसे लोग भाई होंगे जो पहली बार जा रहे होंगे, या जो लोग जा तो चुके हैं लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। तो उनकी परेशानी को देखते हुए मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूंगा कि आप लोग अगर यात्रा कर रहे हैं तो कैसे करें। देखो वो भक्त तो बहुत कम होते हैं जो ऊखी मठ से डेली चलते हैं, बहुत कम होते हैं, गिनती के होते हैं। लेकिन बाबा के दर्शन करने वाले, सीधे पहुंचने वाले बहुत लोग होते हैं। और अब से लेकर के रिकॉर्ड टूटता आ रहा, साल दर साल वहां का रिकॉर्ड टूटता आ रहा कि इतनी भीड़ कभी नहीं होती जितनी भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले मस्ट है आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन। भाई मेरा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, 1-1.5-2 महीने पहले मैंने करा लिया। 1-1.5 महीने पहले जिस दिन डेट खुली थी मैंने तब उसी दिन करा दिया था। और आप लोगों के लिए सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, दोनों तरह से होते हैं, वो आप देख ले। उसके लिए एक नंबर होता है, मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा कि कहां से किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो नंबर है उस पर भी सिंपली आप व्हाट्सएप चैट की तरह, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं इसी तरह से चैट पे कर सकते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस लिखना सिंपल यात्रा या हाई यात्रा, जैसे भी आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। और आपको जैसे जैसे गाइड उधर से मिलते रहे ऐसे ऐसे आप फॉलो करते रहो, फिल करते रहो अपने। आपका मांगा जाएगा, आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, आपका एड्रेस मांगा जाएगा, आपका फोटो मांगा जाएगा, कितने लोग जा रहे हैं वो मांगी जाएगी, किस गाड़ी से जा रहे हैं उसका नंबर मांगा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप पहले से पहले अपने पास रखें और
फिल कर दें। एक नंबर मांगा जाए आपका, अल्टरनेट नंबर मांगा जाएगा कि आप वहां जा रहे हैं, अगर कोई बात इंसिडेंट हो जाए तो हम किस नंबर पे आप लोगों की इंफॉर्मेशन घर तक दें। तो एक नंबर और मांगा जाएगा, वो नंबर भी आप साथ में लेके बैठे जब फिल रजिस्ट्रेशन करें। तो ये तो होगा रजिस्ट्रेशन की बात। अब आ जाती है कि भाई साहब वहां पर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो जरूरी आइटम। देखो मैं एक चीज बता दूं, यात्रा पे जा रहे हो ना, तो 100 ग्राम का वजन भी आपको 5 किलो का वजन लगता है वहां पर। टफ है, टफ यात्रा है। बाबा केदारनाथ की यात्रा टफ यात्रा है। आपका भाई बहुत बार कर चुका, मुझे खुद से याद नहीं कितनी गिनती बार कर चुका हूं, लेकिन भाई साहब थकता मैं भी हूं। और छोटी सी बात बता दूं, मैं तो देखो भूखे पेट चलता हूं। मैं गौरीकुंड में स्नान करने के बाद कुछ नहीं लेता और भूखे पेट ही चलता, और भूखे पेट ही ऊपर तक पहुंचता हूं। तो मेरी तो एक अलग है, लेकिन शरीर टूट जाता बहुत बुरी तरीके से। शरीर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा। नहीं ऐसे एकदम तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि आप लोग अगर बाबा केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा टफ रास्ता होता है। वेट, वजन, सामान कम से कम ले जाना चाहिए, लेकिन जो जरूरी सामान है वो तो जाएगा ही जाएगा। देखो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो पैदल ट्रैक है उस पे आप क्या सामान रखें। उससे पहले आप कितना सामान ले जाते हैं, कैसे जाते हैं, वो देख लीजिए। आप कितने दिन का प्रोग्राम बनाते हैं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको डेली कपड़े बदलने हैं, डेली कैसे रहना, तो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप सोनप्रयाग से निकलते हैं, अगर आप रात को सोनप्रयाग रुके हुए हैं और सुबह आपके पैदल ट्रैक करने वाले हैं या गौरीकुंड रुके हुए हैं, तो वहां के बाद ही असली परीक्षा शुरू होती है। मैं बताता हूं कि आपको सामान क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो जैसे ही आप ट्रैक पे चलते हैं तो आपके बैग में सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। कपड़े कम से कम होने चाहिए, लेकिन जो जरूरी है वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक आपके पास लाइट वेट रेनकोट होना चाहिए, सबसे ज्यादा मस्ट है एक रेनकोट, क्योंकि केदारनाथ का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। इतने साल से मैं जा रहा हूं, कब बारिश आ जाए, कब धूप निकल जाए, कब ठंड लगने लगे, कब गर्मी लगने लगे, भाई साहब पता ही नहीं लगता। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए एक रेनकोट। उसको भी लाइट वेट रखो, लूज रखो, ज्यादा टाइट वाला ना हो कि भाई आपको बिल्कुल टाइट वाला पहन रखा हो। एक अच्छा रेनकोट हो आपके पास होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का रखना। ये पन्नी वन्नी पहन के लोग चले जाते हैं, मैंने देखता हूं वहां कि सब 150 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 150, 200, 250 रुपए पन्नी ले लेते हैं। वो नुकसानदायक होती है, कई बार फट जाती है और अच्छे से आपको भिगो देती है, वो कवर भी नहीं कर पाती है। तो एक अच्छा रेनकोट रखो। ये हो गया बारिश से बचने, वेदर से बचने के लिए। एक आपके पास सर पे कैप होनी चाहिए, एक नॉर्मल कैप आपके पास होनी ही होनी चाहिए। नॉर्मल कैप वो आपको धूप से बचाती है। इसी के साथ आपके पास एक वूलन कैप होनी चाहिए, वो आपको ठंड से बचाती है। ठंड से बचा तो वूलन कैप भी हो। और एक नी और वो जो होता है ना आपका, जो पूरा पूरा कवर कर लेता, कॉटन का होता है, उसी को रखो। वूलन वाला मत रखो, क्योंकि वेट जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओगे आप उतना भारी हो जाएगा। आप रखो कॉटन वाला, कि वो भी आपको चाहिए कि जब सामने से ठंडी ठंडी हवा लगती है या कुछ और बात है तो आपको कवर कर लेती। आपकी अगर नाक और आपके कान अगर आपके बचे हुए हैं तो आपको ठंड कम से कम लगेगी। तो वो जितना लाइट वाला हो, एक अच्छा आता कॉटन का आता, देखा होगा आपने, बाइक राइडर्स भी रखते हैं मुंह पे लगा करके, एक वो रखो आप लोग अपने पास। अभी ऊपर से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक सन ग्लासेस बिल्कुल रखो। कई बार क्या होता है कि मौसम में इतनी तेज धूप लगती है ना, बहुत ज्यादा धूप भी हो जाती है वहां, पल में धूप, पल में बारिश, पल में ठंड, सब कुछ होता है। तो सन ग्लासेस भी आपके पास होने चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते गारमेंट्स पे। तो दोस्तों आप नीचे से ही एक कपड़े पहन के चले, आप ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े रखने की कोशिश करें, क्योंकि हम हिंदू लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, तो हमारा ये रहता कि हम जब दर्शन करने जाएं तो नहा धो के कपड़े बदल के जाएं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एक फुल आस्तीन वाला, आप टी शर्ट नहीं जैसे मैंने पहन रखा, मैं इसको प्रीफेयर नहीं करूंगा, जबकि मैं बहुत बार टी शर्ट ही ले जाता हूं, लेकिन क्या है कि आप फुल आस्तीन वाला एक टी शर्ट रखें, जिसको बोल सकते हैं उसको रखें। उससे क्या होगा कि कई बार आप क्या होता है कि जब सूरज गर्म हो जाता है या लगने लगता है तो आपको सनबर्न होने की भी संभावना रहती है, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। भाई आप लोग चढ़ रहे हैं, आपको गर्मी लगने लगेगी, आप नीचे से क्या होता है जब हम लोग सुबह सुबह चलते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैं नहीं करता ये चीज, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मैं तो टी शर्ट में ही चलता हूं, चाहे कितनी ठंड हो। नीचे अगर गौरीकुंड में नहा लिया तो टी शर्ट में चलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 50-100 मीटर चलते ही मेरे कपड़े निकल जाने, तो मैं टी शर्ट में चलता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोशिश करो फुल स्लीव की टी शर्ट लेके चलो, वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। जब चलोगे गर्मी आ जाएगी तो ठंड तो लगने का मतलब नहीं, जो भी आप लोगों ने पहन रखा वो थोड़ी देर बाद उतर जाना, सबका उतर जाता है, सभी का उतर जाता है दोस्तों।
लेकिन क्या है कि अगर वो गर्मी लगने लगी तो वो आपको इससे बचाएगा। और दूसरा, ठंड भी होती है, ऐसा नहीं कि वहां पर ठंड नहीं होती, वो थोड़ा आपको ठंडी से भी बचाएगा। ठीक है, तो ये हुए। उसके ऊपर आप एक, ये आपने लाइट वेट वाली जो स्किन पतली सी आती है पूरी फुल स्लीव वाली, वो पहनो। उसके ऊपर आप एक शर्ट हो या दूसरी एक आप वार्म टी शर्ट हो, जैसे भी हो वो रखो। और उसके ऊपर आप एक लाइट वेट वाटर प्रूफ वाली जैकेट रखो। बहुत सारी आती है आजकल, फेदर की, फर की वाली, लाइट वेट होती है, उनमें वेट ज्यादा नहीं होता और अच्छा आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। आपका ठंड कैसे लगती है? ठंड हमेशा लगती है जब आपकी जैकेट्स में से हवा पास होकर अंदर चली जाती है, या हवा भी पास नहीं होती ना, तो ये क्या होता है, जब वेदर बिल्कुल कोल्ड हो जाता है तो ये ठंड हो जाती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो फिर नीचे वाले कपड़े को ठंडा करती है, फिर वो ठंडा हो जाता है। यानी कि ठंडा ठंडा होते होते आपके शरीर पे इतना जबरदस्त ठंड लगने लगती है। तो इसी चीज को बचाने के लिए आपको वो रखना है कि फेदर वाला, फर वाला, उसको बीच में वार्म रखे। तो एक लाइट वेट वाली वो होती है। तो यानी कि क्या हो गया, आपका ऊपर कैप हो गई, आंखों पे चश्मा हो गया, इसको कवर करने के लिए कॉटन वाला, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल गया, वो हो गया। और आपका एक अंदर फुल स्लीव्स की टी शर्ट होगी, उसके ऊपर आप एक वार्म गर्म वाली टी शर्ट रख सकते हैं, और एक ऊपर आप जैकेट्स रख सकते हैं। ये सब चीजें, जैकेट कोशिश करो कि एक ही लेके जाओ, जैकेट कोशिश करो कि एक ही लेके जाओ। मैंने बोला ना, उस सब चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास एक तो होना चाहिए वाटर प्रूफ बैग, कि आप कहीं हैं तो उसको बैग में रखो आप, और ऊपर से अपना रेनकोट पहन लो। ठीक है ना, तो वाटर प्रूफ बैग भी होना चाहिए जिससे आपके कपड़े भीगे ना। 2 जैकेट ले जाने से आप क्या होगा कि आप एक पहन के जाओगे, एक लेके जाओगे, तो वो आपको दिक्कत करेगी, खामखा वेट ही बढ़ाएगी। रुक जाओ, फोन आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से कम एक ही जैकेट रखो, वही काम कर जाए, आपका वेट कम रहेगा, वजन कम रहेगा आपके कंधों पे। तो ये हो गया ऊपर का। नीचे की तरफ आप लोअर रखो। जो लोग जीन्स पहनते हैं वो जीन्स पहन सकते हैं, नहीं तो मैं तो ये कहता हूं कि जीन्स ना पहन करके आप लोअर रखो। आज के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे लोअर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे लोअर आ रहे हैं। 2 लोअर रखो आप, एक गरम लोअर रखो, एक वैसा लोअर रखो। आप एक को पहन के रखो, दूसरे को अपने बैग में रखो, क्योंकि जब चढ़ोगे तो आपको सिर्फ एक कॉटन का जो बहुत अच्छा लोअर आ रहे हैं आजकल, सिंथेटिक लोअर आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोअर आ रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोअर आ रहे हैं कि उनको आप पहन करके पार्टी शादी में भी जा सकते हैं। आजकल तो ऐसे ऐसे लोअर आ रहे हैं। तो जीन्स को अवॉइड करो, मेरा मानना, जीन्स भारी हो जाती है और चलते वक्त आप लोगों की जांग लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो जीन्स को अवॉइड करना चाहिए, लोअर रखने चाहिए। तो 2 लोअर रखो, एक अच्छा वार्म वाला गर्म वाला रखो, और एक नॉर्मल सिंथेटिक वाला, जैसे भी आता, जो भी नायलॉन का होता है, जैसे भी हो, जिसी भी मतलब एक नॉर्मल जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो लोअर रखो। शूज आप रखो। वैसे तो वाटरप्रूफ शूज चाहिए होते हैं, कई बार बर्फ में चलना पड़ता है, कई बार आपको बारिश भी लग जाती है, लेकिन शूज जितने ज्यादा लाइट वेट वाले हो उतने ज्यादा अच्छे लगो। कोशिश करो स्पोर्ट्स शूज ही रखो। लेदर का शूज पहन करके कभी भी यात्रा ना करना। देखो, मैं तो अवॉइड करना का बोलूंगा कि अगर आप लेदर के शूज परफेक्ट करते हो कि भाई लेदर का पहन के जाएं, तो लेदर का शूज बिल्कुल मत पहन के जाना, उसको अवॉइड ही करना। स्पोर्ट्स शूज जाना, और स्पोर्ट्स शूज में यह देखना कि आपकी ग्रिप अच्छी है या क्या है। और यह चीज ध्यान रखना, नया शूज पहन के कभी भी मत जाना, चाहे आपके पास स्लीपर हो या कुछ भी हो। नई आइटम कोई भी नहीं होना चाहिए। सब आइटम, चाहे आपके कपड़े ही क्यों ना हो, सारे के सारे आइटम वो होने चाहिए जो आपने पहले पहन चुके हैं। उनको आपको पता है कि मुझे ये कपड़ा, ये शूज किस तरह से मेरे से बर्ताव कर रहा है, इसके साथ मैं कितना कंफर्टेबल हूं। तो पुराना शूज ही पहन के जाओ। नए पहन के जाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, काटने लगेगा या कुछ हो जाएगा, और फिर अगर एक बार आपकी परेशानी आ गई तो भाई साहब वो परेशानी बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होती वहां पर। तो चाहे स्लीपर में जाओ, स्लीपर में मैं मना करूंगा बिल्कुल, स्लीपर में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग, हो सकता है कुछ लोग स्लीपर में कर लेते हो यात्रा, मैं तो नहीं कर सकता, तो शूज पहन के जाओ, लेकिन पुराने शूज पहन के जाओ अपने, जो आप रेगुलर पहन रहे हैं। तो ये होना चाहिए सामान आपके पास। बैग आपके पास एक वाटर प्रूफ वाला होना चाहिए। हाँ, कहीं भी बारिश आ गई तो आपका बैग आपके सामान को रोक ले, बचा के रखे। ठीक है ना। आप जाने के बाद कुछ भी लेंगे, टेंट लेंगे, होटल लेंगे, वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक जोड़ी दस्ताने भी होने चाहिए। एक जोड़ी दस्ताने भी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप मौसम में इधर उधर फंस गए ना, तो आपकी हाथ की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। गैजेट्स में आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, कायदे में तो आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। एक आपके पास सुई होनी चाहिए, एक आपका धागा होना चाहिए। पता नहीं लगता कब चीज क्या फट जाए, बैग फट जाए, कुछ फट जाए, वो चीजें, बहुत सारी चीजें। और एक और बता दूं
कि जब आप यात्रा करें तो आपके पास कुछ मत रखो दोस्तों। लोग बात कहते हैं कपूर सूंघते हुए जाओ, ये करते हुए जाओ, कुछ मत रखो, कुछ मत रखो। आपके पास सिर्फ और सिर्फ चूसने वाली टॉफियां होनी चाहिए। आपके पास चूसने वाली टॉफियां होनी चाहिए। सबसे बढ़िया रहती है संतरे वाली टॉफी जो आती है ना, मैंगो बाइट्स आती है, ऑरेंज बाइट आती है, जो ये होती है, ये सबसे अच्छी होती है। और अगर और भी यार तो बीच बीच में आप चॉकलेट्स का सेवन कर सकते हैं। मैं लेके जाता हूं चॉकलेट, तो और टॉफीज भी लेके जाता हूं। स्टार्टिंग में जब हम कभी गए थे वहां पे अमरनाथ, तो हमें बताया गया था कि भाई कपूर सूंघते जाओ, तो हमने भी रुमाल के अंदर कपूर ले रखी, सूंघते सूंघते गए थे। लेकिन उससे ज्यादा बेस्ट मुझे लगा है टॉफी। अगर आपके मुंह में टॉफी है तो आपकी यात्रा बहुत आसान हो जाती है। तो इसको मैं स्टार्टिंग में डालूंगा कि अगर आपके मुंह में टॉफी है तो आपकी यात्रा आसान है। हाँ, ये क्लिप डालने की कोशिश करूंगा। तो मेरा मानना यही है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा टॉफी होनी चाहिए, तो जेब आपकी टॉफी से भरी होनी चाहिए, आपकी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पानी जहां भी मिले वहीं थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए जाना। जहां भी आपको दिखाई देवे कि हमें पानी पिलाना चाहिए, पानी की कमी बिल्कुल भी शरीर में होने मत देना। आपने अगर टेंट ले रखा है वहां पर जाके तो टेंट में रहो, कमरा ले रखा तो कमरे में रहो, रात को अच्छे से बिताओ, सुबह जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी लाइन में लग जाना। अब वहां पर टोकन सिस्टम भी हो चुका है कि आप जैसे जैसे जाते हैं आपको टोकन सिस्टम मिल जाता है, तो ग्रुप वाइज आपको दर्शन करने की आसानी होती है। तो जब आप जाएं, जैसे ही आप घोड़ा पड़ाव छोड़ करके आगे जाएंगे, थोड़ा सा ढलान की तरफ को जाएंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड में ही वहीं पर ही आपका टोकन मिल जाएगा। तो आप अपना टोकन लेना ना भूलें। तो वहां से टोकन लेके आगे बढ़ें और ग्रुप वाइज ही आप अपनी यात्रा करें, क्योंकि भाई साहब अब भीड़ इतनी ज्यादा होने लगी है और जो कॉरिडोर है वहां का वो अलग दिशा से आता है। पहले मंदिर के सामने से जाता था बिल्कुल स्ट्रेट, ये सीधा मंदिर, ऐसा करके लाइन लगती थी। अब लेफ्ट साइड में, जो मंदिर के लेफ्ट साइड है उसके पीछे से घूमता हुआ जिधर आश्रम है वहां से ब्रिज की तरफ से आता है और काफी लंबी लाइन लगती है। मैंने देखा कि बहुत बुरा हाल होता है भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल होता है, बहुत ही बुरा हाल होता है। अब इतनी भीड़ है भाई साहब, इसीलिए मेरे दर्शन पिछले साल नहीं हुए थे। बाद में मैंने सोचा कि 5 दिन से बाबा के साथ ही तो हूं, तो यहीं से हाथ जोड़ो, और मैंने ऐसी करा और मैं वापसी आ गया, क्योंकि इतनी लंबी लाइन थी, मैं दर्शन नहीं कर पाया था। तो ये चीजें कुछ जरूरी फंडामेंटल चीजें हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखें। बाकी आप लोग दर्शन करने के बाद आप भैरव जा सकते हैं। वहां से 1-1.5 किलोमीटर की ऊपर की चढ़ाई है, लेकिन टफ चढ़ाई है। और पिछले साल जब मैंने पिछले साल तो नहीं करी थी, पिछले साल जब मैंने वहां की यात्रा करी थी तो बहुत प्यारी यात्रा करी थी, और बर्फ थी, टोटल बर्फ में गया था, एडवेंचर टूर था, बर्फ में गया था और बर्फ में ही आया था। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को याद दिला दूं एक यात्रा की दोबारा से। तो ये कुछ चीजें हैं, तो आप लोग इनको ध्यान रखें और अपनी यात्रा को बहुत ही सुगम आसान बनाएं, और बाबा का नाम लेते हुए जाएं और बाबा का नाम लेते हुए आए, यात्रा बहुत अच्छी से होगी। तो ठीक है ना, मिलेंगे हम भी वहीं पर। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।